बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। वैसे तो मैं अभी चैप्टर नंबर 11 भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि गैसेस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले इसी के बारे में नहीं पता होता कि गैसियस एक्सचेंज क्या है और रिस्पायरेशन क्या है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, याद रखना। गैसियस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज किसको बोलते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सचेंज को बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। सही है ना। रिस्पायरेशन ये होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर आई है ना, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। किसमें जाती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो वहां पर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर अभी पढ़ेंगे, उसके नतीजे में एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो दिस इज रिस्पायरेशन, या इसको आप सिंपली सेलुलर रिस्पायरेशन भी कह सकते हो। सेलुलर रिस्पायरेशन क्योंकि ये सेल के अंदर होती है। गैसेस एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सचेंज होता है। सही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर आता है और जो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आ रहा होता है। ये हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में आगे जाके, जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम इन मेन पढ़ेंगे ना, तो वहां भी हम पढ़ेंगे। ये जो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से लंग्स होते हैं दो, और यहाँ पर इस तरह से सही है ना। और फिर यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे एल्विलाई मौजूद होंगे, इस तरह से ब्रांचेज होंगे। सेम यहाँ पर इस तरह भी होंगे। सही है। और फिर जब मजीद इसको छोटा करेंगे तो इसके एंड में इस तरह से ना एल्विलाई मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? एल्विलाई। ये जो एल्विलाई है ना, इसके अराउंड इर्द गिर्द जो ना आपके पास कैपिलरीज होती है। इसके अराउंड इस तरह से कैपिलरीज होती है। ये जो कैपिलरीज है ना, ये बेसिकली इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है ना, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो एल्विलाई होते हैं, जब आप इनहेल करते हो तो यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आता है ना, ऑक्सीजन चलते 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 यहाँ पर ये पूरा एल्विलाई में जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जमा हो जाती है। क्या जमा हो जाती है? ऑक्सीजन जमा हो जाती है। बहुत सारी ऑक्सीजन जमा हो जाती है। और इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, क्योंकि बहुत सारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा और इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। और हमें पता है कि डिफ्यूजन आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, डिफ्यूजन के मोलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मोलिक्यूल हमेशा मूव करते हैं। तो जितने भी जो चीज हायर कंसंट्रेशन में होगी ना, वो मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर आप गौर करो तो ये जो एल्विलाई है ना, एल्विलाई और ये ब्लड कैपिलरीज है। तो एल्विलाई के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन ज्यादा है। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। सही है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ से डिफ्यूज होके एल्विलाई में आ जाएगा सारा का सारा। यहाँ से डिफ्यूज होगा। क्या होगा? ये डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूज होगा। से सेम यहाँ पर क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होने के बाद यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जो ब्लड जाएगा उसको फिर हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। क्या कहते हैं उसको? हम ऑक्सीजनेटेड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ आ जाता है, इसके बाद वो चलते 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 बॉडी के बाहर चला जाएगा। सही है ना। तो दिस इज गैसेस एक्सचेंज। इसमें गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर आने के बाद जो है ना, फिर वो ब्लड उसको लेके जाती है, हार्ट तक लेके जाती है। और फिर हार्ट से वो पंप होने के बाद हर सेल तक पहुंचता है। सेल में जाने के बाद वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है क्या? कॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ATP। तो ये एटीपी मिलती है। तो याद रखना, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर आपको एटीपी मिलती है।
जबकि गैसेस एक्सचेंज के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, सॉरी यहाँ पर जब कुछ भी नहीं मिलता, गैसेस एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सचेंज होती है। तो ये डिफरेंस है, अगर आ जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए, सही है ना। चले जनाब, अब ओके एक मिनट। चलो जनाब, अब यहाँ हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है सारा का सारा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो ये मुझे मिल नहीं रहा, ये कहाँ है, हाँ ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, सही है ना। अब एनर्जी हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को, जिसका नाम होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। ये एटीपी इस फॉर्म में मौजूद होता है, इसको फिर तोड़ा जाता है एडीपी में। किसमें तोड़ा जाता है, एडीपी में। और साथ में यहाँ से एनर्जी मिलती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, मैंने आप लोग को बताया था। और ये मैं पहले भी चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी डिस्कस अभी कर रहे हैं, सही है ना। तो जो कंटिन्यूस सप्लाई है एटीपी की लिविंग सेल्स को, वो ये पॉसिबल बनाती है। मतलब वो किसके जरिए पॉसिबल होता है, वो रिस्पायरेशन के जरिए पॉसिबल होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन से ही हमें एटीपी मिलती है। और वही एटीपी जो ना आपके लिविंग सेल्स को सप्लाई किया जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपके सेल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको एनर्जी चाहिए होती है, तो वहां पर वो एनर्जी हो मतलब वो एनर्जी वहां पर इस्तेमाल होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, या फिर इसको आप रिडॉक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिडॉक्स। ये अभी चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हो रहा है। लास्ट टाइम बल्कि कल मैंने आप लोग को फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाया था ना, इसी तरह से और भी बहुत सारे है, वो मैं आपका आहिस्ता करवाता जाऊंगा। तो जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं ऑक्सीजन को यूज करते हुए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो आता कहाँ से है भाई, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, सही है। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ गौर करें तो आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भी निकालने की जरूरत है, वरना ये बॉडी के अंदर जमा रहेगा तो ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना निकालना जरूरी है, सही है ना, क्योंकि ये हार्मफुल होता है अगर ये सेल के अंदर रहेगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी पहले, पर मैंने आपको पढ़ के भी दिखा दिया कि क्या लिखा हुआ है। तो इस डेफिनेशन में आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रिस्पायरेशन क्या चीज है और जो आपके पास गैसेज एक्सचेंज है वो क्या है। दोनों अलग अलग है, दोनों मुख्तलिफ चीज है, याद रखना। ये दोनों क्या है, मुख्तलिफ चीज है, दोनों के अंदर फर्क है। अच्छा जनाब, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इन एडिशन टू प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, सिर्फ रिस्पायरेशन के लिए बल्कि जरूरत नहीं होती एनर्जी की। देखें यहाँ पर जो आपके ऑटोट्रोपिक प्लांट्स है ना, वो परफॉर्म करते हैं गैसेज एक्सचेंज एक और प्रोसेस के लिए, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होता है, और वो भी गैसेज एक्सचेंज के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलेगा। तो इस प्रोसेस के जरिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है इन्वायरमेंट के अंदर, सही है ना। और ये कुछ आपके पास लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन के लिए पढ़ेंगे। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखना, ये प्रॉपर्टीज पेपर में आती है। यहाँ लिख दें प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी मीडिया, ये प्रॉपर्टीज मौजूद है, सही है ना। ये तीन प्रॉपर्टीज है रिस्पायरेटरी मीडिया की, जो कि होना जरूरी है। और इसी की वजह से जो जितने भी मॉलिक्यूल वो होते हैं ना, क्या नाम है अपना, गैसेस एक्सचेंज होती है, वो इसी की वजह से होती है। तो आपको ये जरूर अपने पास लिख देना है। सही है। तो अब आगे चलते हैं, देखिए इसमें है कौन कौन से। नंबर 1 है डिफ्यूजन ग्रेडियंट को मेंटेन करना। नाउ सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो आई होप कि आप लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट है क्या चीज। डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाइयर और लोअर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ताकि डिफ्यूजन पॉसिबल हो सके। देखिए मैंने अगर कहा कि मैं यहाँ पर 2 बीकर लेता हूँ,
ये दो बीकर है, एक बीकर है ए और एक बीकर है बी। ए के अंदर आपके पास 80 मॉलिक्यूल्स है, जबकि बी के अंदर आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स है। और इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, सही है ना। इन दोनों को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर डिफ्यूजन ग्रेडियंट मौजूद है। क्या मौजूद है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट मौजूद है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि भाई एक चीज हायर होनी चाहिए और एक चीज लोअर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे भाई इसमें डिफ्यूजन ग्रेडियंट मौजूद है। अब जितने भी मॉलिक्यूल है ना यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे और यहाँ पर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये लोअर कंसेंट्रेशन है, दिस इज हायर कंसेंट्रेशन। और डिफ्यूजन में हमेशा मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आते हैं। ये कब तक आएंगे भाई, ये तब तक आएंगे जब दोनों के अंदर 50-50 नहीं हो जाते। जब दोनों के अंदर 50-50 हो जाएंगे तो हम कहेंगे भाई अब डिफ्यूजन ग्रेडियंट मौजूद नहीं है, अब डिफ्यूजन ग्रेडियंट खत्म हो गया। तो तब जो है ना मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम, जो कि आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 जो है ना इक्विलिब्रियम वाला, तब इक्विलिब्रियम जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स फर्दर मूव नहीं करेंगे, याद रखना। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये वाला पॉइंट समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बस आप हमेशा एक चीज याद रखें, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतनी डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी, इतनी डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी। क्लियर है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी। सही है, इतनी बार आपको समझ में आ गए। अच्छा, जितना ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, जितना कोई भी ऑर्गेनिज्म स्मॉलर होता है उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो जितना ऑर्गेनिज्म छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा। फिर जितनी ऑर्गेनिज्म को छोड़े कोई भी चीज जितनी छोटी होगी ना उतना ही सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा। तो आपकी बॉडी में छोटी सी चीजें होनी चाहिए, तब जाके आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और तब डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तभी हमारी बॉडी के अंदर एल्व्यूलाइज मौजूद है। क्या मौजूद है, एल्व्यूलाई। मैं अगर आपको दिखा सकूं एल्व्यूलाई की डायग्राम, नीचे हम आएंगे यहाँ पर, ये बहुत गंदी नजर तो नहीं आ रही, खैर हाँ ये रही। दिस इज एल्व्यूलाई, दिस इज एल्व्यूलाई। तो ये एल्व्यूलाई जो है ना बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, समझ लो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब ये जितने छोटे होंगे ना उतना ही सरफेस एरिया इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना उतनी डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे एल्व्यूलाई मौजूद है। अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, सही ना, माइक्रो के साइज के। तो ये क्यों छोटे हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने छोटे होंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अच्छा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतना फायदा होगा आपके डिफ्यूजन को, सही है ना, उतना डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपका रिस्पायरेटरी सरफेस है, जैसे भी हमने बात की एल्विलाई, उसका मॉइस्ट होना जरूरी है। उसको ड्राई नहीं करना आपने, उसका मॉइस्ट होना जरूरी है, उसको मॉइस्ट रखना भी जरूरी है। जितना वो मॉइस्ट होगा इतना ही वो रिस्पायरेशन जो है ना वो अच्छी तरीके से होगी। तो उसका मॉइस्ट रखना भी आपके लिए जरूरी है। क्लियर है। तो ये चीजें हो गई तीन। तीन आपके पास क्या नाम है, रिस्पायरेटरी सरफेस की जो तीन प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 के भाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। नंबर 2 सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। और नंबर 3 मॉइस्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। यहाँ सेकेंड नंबर है रिस्पायरेटरी मीडिया की। अब रिस्पायरेटरी मीडिया का मतलब होता है कि भाई किस चीज से आप रिस्पायरेशन करेंगे। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है वाटर, एक होता है एयर। जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए वाटर होता है, और जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए एयर होता है। और ये उनका सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसको हम रिस्पायरेटरी मीडिया कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके लिए सोर्स ऑफ मीडिया क्या है, आपके लिए रिस्पायरेटरी मीडिया क्या है, आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप कहेंगे भाई हम तो एयर से लेते हैं, तो आपके लिए एयर हो गया। इसी तरह जो एक्वेटिक रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वाटर हो गया। सही है ना। तो ये अलग है। आप देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनका जो ऑक्सीजन होती है ना वो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। और जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का जो है ना वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर एयर से वो डायरेक्ट हासिल कर लेते हैं। तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होती है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन है भाई, हमारे पास 21% ऑक्सीजन मौजूद है।
जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए वाटर में सिर्फ और सिर्फ 5% ऑक्सीजन जरूरी है, मतलब मौजूद है। सही है, तो हमारे पास 21% है, पेपर एमसीक्यूज में आएगा, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 5% है। एक और प्रॉब्लम ये है कि वाटर जो है ना वो डेंसर होता है एयर से, वाटर इज एमसीक्यूज में आएगा, वाटर जो है ना वो डेंसर होता है एयर से, तो इस वजह से जो है ना जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको डिफिकल्टी होती है ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, क्योंकि वाटर तो डेंसर होता है और एयर जो है ना वो क्या नाम है, लाइटर होती है, तो इसलिए मुश्किलात होती है उनको ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए। सही है, ये हो गया। अब हम बात करने वाले गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स, और ये टॉपिक मैं आपको थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कराऊंगा, बहुत ही आसान है, आप लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही है ना ये। अच्छा जनाब, रिस्पायरेशन याद रखना, दिन और रात दोनों में हो रही होती है, रिस्पायरेशन दिन और रात दोनों में होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस है ना वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है, और ये भी कहाँ होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है, क्लोरोफिल के अलावा कहीं भी नहीं होती। ये मैं आपको अभी भी पढ़ा रहा हूँ ना फोटोसिंथेसिस, तो से मैंने आपको बताया था, दो बताए थे, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट वाला, तो वही वाला सीन है। सही है ना, तो डे टाइम का मतलब है कि इसको लाइट की जरूरत है। सही है। अच्छा, गैसेज एक्सचेंज है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है या जो लोअर प्लांट्स है जो खासकर एक्वेटिक रहते हैं, एक्वेटिक के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है, और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, मॉइस्ट होती है, क्या होती है, वेट होती है। सही है ना, तो ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये जरूरी है इनके लिए। तो और दूसरी चीज जो एक तो मॉइस्ट है, दूसरा वेट है, और तीसरा उनका जो है ना जो वो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर होता है उनके वॉल्यूम से, तो ये तीनों चीजें उसके अंदर पॉसिबल होती है। तो हमने तीन अभी ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तो ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो तीनों प्रॉपर्टीज को जो है ना फुलफिल करते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। बाकी जो आपके पास हायर लैंड प्लांट्स हैं, जो हायर प्लांट्स है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात होगी। अब उनके लिए मुश्किलात कैसी होगी, आ, उनके ऊपर उनके जो सरफेस ऑफ लीव्स है ना उनके ऊपर एक वैक्सी डिपोजिशन होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल जो है ना वाटर प्रूफ होती है, क्या होती है, ये वाटर प्रूफ होती है। अब वाटर प्रूफ होने का फायदा एक तो ये है कि भाई पानी जो है ना वो एवापोरेशन जब होती है तो उस वक्त पानी ज्यादा से ज्यादा खराब नहीं होगा, ज्यादा पानी है ना वो एक्सेसिव वाटर जो है ना वो एवापोरेट नहीं होगा। लेकिन इन क्यूटिकल्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज द स्टोमेटा, ये ओपनिंग, दिस इज द स्टोमेटा, दिस इज द ओपन स्टोमेटा, दिस इज मोर ओपन स्टोमेटा। ये फुली ओपन है, सही नहीं, पार्शली ओपन है, ये फुली ओपन है, और ये क्लोज्ड है इस वक्त। इसके अंदर बहुत कम नजर आ रहा है लेकिन ये नजर नहीं आता। सही है ना। अच्छा, इस टोमेटो को बनाने के लिए दो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक ये वाला है, ये एक गार्ड सेल है, और बहुत ज्यादा गंदा बनाया है, रुक जाओ। एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये दो है, एक ये वाला है नंबर 1 और नंबर 2, ये दो गार्ड सेल्स है। ये दो गार्ड क्या है, गार्ड सेल्स है। तो स्टोमेटा को बनाने के लिए दो सेल्स मौजूद होते हैं, ये इनके एपिडर्मल में होती है। सही है ना, एपिडर्मल का मतलब होता है आउटर कवरिंग, जो लीफ की आउटर कवरिंग है ना उसके ऊपर ही मौजूद होते हैं। सही है ना, मैं आपको अगर दिखा दूं, एपिडर्मल एंड गार्ड सेल्स। ये जो उसकी ऊपर वाली लेयर है ना इसको हम एपिडर्मस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मल लेयर। इसमें भी आपको नजर आ रही है बहुत, इसके अंदर बाकायदा पर बहुत ज्यादा जो है इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये जो लीफ है ना, लीफ, ये लीफ के अंदर ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ऊपर वाले सेल्स के ऊपर, एपिडर्मस सेल्स के ऊपर। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल। सही है ना, यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं, गार्ड सेल्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो इस डायग्राम के अंदर। सही है ना। बाकी इसके अंदर भी एक मर्तबा देखें, इसके अंदर भी बनाया हुआ है, ये गार्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर भी। तो इसमें भी ये क्लोज्ड गार्ड सेल है एक, और एक ओपन गार्ड सेल है। सही है ना। तो ये हो गए आपके पास, इनको जो है ना अलाइन करते हैं कौन, दो गार्ड सेल्स, नंबर 1 ये मैंने बताया, नंबर 2 ये बताया। अच्छा, गार्ड सेल, अच्छा याद रखना, एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता।
गार्ड सेल वो वाहिद गार्ड सेल होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या बताया मैंने कि एपिडर्मल जो सेल्स है ना, आउटर जो सेल्स है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लेकिन गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स है वो वाहिद सेल्स है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसके अलावा कहीं भी गार्ड सेल कहीं भी मौजूद नहीं होता, सही है ना। और जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी डिपेंड करती है कि भाई गार्ड सेल कितने टर्जिड है और कितने फ्लेसिड है। देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, तो उस वक्त गार्ड सेल जो है ना फ्लेसिड है। फ्लेसिड का मतलब होता है जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर अभी हवा नहीं भरी हुई, तो जब गुब्बारे के अंदर हवा नहीं भरी हुई तो ऐसे समझ लो गार्ड सेल के अंदर अभी वाटर जो है ना वो नहीं आया हुआ। तो जब वाटर नहीं आया होगा तो इस स्टोमेटो का ये क्लोज्ड होगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपको थोड़ी बहुत ओपनिंग यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो आपको पोर, और इसी पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कोई फिजिकल चीज मौजूद नहीं होती, स्टोमेटा जैसे ओपनिंग जो कि दो गार्ड सेल के दरमियान बनती है, सही है ना। ये भी क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है आपके पास गार्ड सेल्स का। ये आपको एक गार्ड सेल नजर आ रहा है, ये आपको दूसरा गार्ड सेल नजर आ रहा है। अभी ये गार्ड सेल बंद है, अभी ये क्लोज्ड है। लेकिन जब ये गार्ड सेल सख्त हो जाएंगे ना, तो इसके अंदर ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, दिस ओपनिंग, ये जो ट्रायंगल किस्म की बनी हुई, दिस इज द ओपनिंग। ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इसके जरिए फिर ऑक्सीजन अंदर और बाहर जाती है। अच्छा, ये तो जो प्लांट्स है, कौन से प्लांट्स है, जो हायर प्लांट्स है, सही ना, हायर लैंड प्लांट्स है। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि मतलब जिसको हम कहते हैं वही बूढ़े हो चुके हैं ना, वुडी स्टेम्स जो प्लांट्स आते हैं, जो वुडी स्टेम्स प्लांट्स आते हैं ना, उनके अंदर याद रखना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लेंटिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। अच्छा, वुडी स्टेम्स बेसिकली करते हैं क्या है कि इनके अंदर जो एपिडर्मस होती है ना उसको रिप्लेस किया जाता है कॉर्क सेल से। कॉर्क सेल क्या आते हैं, ये देखिए ऊपर जो एपिडर्मस मौजूद है ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये समझ लो एपिडर्मस है। इस एपिडर्मस में जगह जगह ये आपको जो है ना गार्ड सेल नजर आया, ये आपको एक गार्ड सेल, यहाँ पर आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है और यहाँ पर आपको ओपनिंग नजर आ रही है। लेकिन होता क्या है, जो प्लांट जैसे जैसे मतलब बूढ़े होते जाते हैं ना, तो इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो समझ लो इनके ऊपर ये जो सेल्स होते हैं ना, इनको रिप्लेस किया जाता है बाकायदा पर, इस तरह पूरा का पूरा रिप्लेस किया कर दिया जाता है। अब इनको रिप्लेस कर दिया गया ना, तो अब इनमें, आज जब इनको रिप्लेस कर दिया गया तो इनमें वो जो जगह थी ना वो भी बंद हो गई। अब ये जो जगह नहीं तो बची नहीं, तो अब ना ऑक्सीजन किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होगी, तो उसमें फिर आते हैं लेंटिकल्स। क्या आ जाते हैं, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं कि भाई जब ये एपिडर्मस रिप्लेस की जाती है ना, तो इनमें जगह जगह पर खाली जगह बच जाती है, इनमें जगह जगह पर सुराख बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई यहाँ पर सुराख बच जाएगा, यहाँ सुराख बच जाएगा, यहाँ सुराख बच जाएगा। याद रखना ये स्टोमेटा नहीं होते, ये लेंटिकल जो है ना ये अलग ही चीज होती है। दिस इज आर नॉट स्टोमेटा, सही है ना, दीज आर नॉट स्टोमेटा। अगर मैं आपको नेक्स्ट में बता सकूं तो देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये देखें, ये एपिडर्मस को रिप्लेस कर दिया गया, सही है ना, ये एपिडर्मस को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया, ये भी रिप्लेस कर दिया गया कॉर्क सेल से। लेकिन कॉर्क सेल जो है ना, इनको कॉर्क सेल को पूरा का पूरा इस तरह जो है ना बंद करना चाहिए था, लेकिन ये पूरा का पूरा बंद नहीं करता। इस जगह पर इसने क्या किए, ये यहाँ पर आके खत्म हो गए और ये यहाँ पर आके खत्म, जैसे धागे को समझ लो यहाँ पर काटा हुआ है, सही है ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो बीच में आपको ओपनिंग नजर आ रही है, बल्कि इसको मैं ये जो ओपनिंग नजर आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं लेंटिकल। क्या कहते हैं इसको हम, लेंटिकल कहते हैं, सही है ना। ये ओपनिंग इस तरह से नजर आती है, देखें ये भी लेंटिकल पे ही दिखाया हुआ है, ये भी लेंटिकल दिखाया हुआ है, सही है ना। चले, अब हमारे पास एक तो हो गया लेंटिकल, एक हो गया स्टोमेटा, और अच्छा क्यूटिकल बताया मैंने, हाँ, क्यूटिकल के लेयर है जिसके अंदर स्टोमेटा मौजूद है, एक वो हो गया और एक ये लेंटिकल्स होगा, सही है ना। अच्छा, लेंटिकल्स के अलावा कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स के जरिए भी क्या होता है, कुछ ना कुछ जो है ना ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, सही है ना। तो यहाँ पर भी ये बताया हुआ है, ये रहा रूट और स्टेम्स। यहाँ पर भी जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना ये भी क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब लास्ट में एक टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा के आप लोग को छुट्टी दे रहा हूँ, इसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन। इसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन। याद रखना ये एक यूजलेस प्रोसेस है, दिस इज अ यूजलेस प्रोसेस। यूजलेस का मतलब है इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका फायदा नुकसान भी नहीं है, तो ये यूजलेस प्रोसेस है। एक हमारे पास होती है फोटोसिंथेसिस, एक होती है फोटोसिंथेसिस, एक होती है रिस्पायरेशन।
भाई रिस्पायरेशन के नतीजे में हमने पढ़ा एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो ये आपके लिए यूजफुल प्रोसेस है, बेहतरीन प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये यूजफुल प्रोसेस नहीं रहता, ये बन जाता है फोटो रिस्पायरेशन। क्या बन जाता है? ये फोटो रिस्पायरेशन। अच्छा, फोटो रिस्पायरेशन और इसमें क्या फर्क है देखें। हमारे पास कुछ प्लांट्स है जिसको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। ये C3 प्लांट्स के अंदर ही जैसे शुगर केन है या राइस प्लांट्स है ना, इसको हम C3 प्लांट्स कहते हैं, या वीट वाले प्लांट्स हैं, इनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। इनके अंदर ये फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ये लिखा हुआ है नाम इसका, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये जो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है ना, RUBP, ये आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और ये आगे जाके अपना काम कर रहा होता है। जो भी ये बनाएगा वो बनाएगा, सही है ना। देखें अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, नॉर्मली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये रुबिस्को, इसको हम राइबुलोज बाइफॉस्फेट भी बोलते हैं और इसको हम रुबिस्को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुबिस्को भी बोल देते हैं। ये जना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है और उससे क्या बनाता है? हेक्सोस शुगर बनाता है। हेक्सोस का मतलब क्या होता है? वही 6 कार्बन वाला, सही है ना, ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छा ये जो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है ना, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड इस तरह करता है कि भाई ये देखिएगा भाई कि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ जाके वो रिएक्शन करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जाके रिएक्शन करेगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि भाई चीज कौन सी मौजूद है लीव्स के अंदर, कंसंट्रेशन किस चीज की है लीफ के अंदर, इनसाइड द लीफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है तो ठीक है भाई, ये अपना ग्लूकोज का काम करेगा, ग्लूकोज बना देगा। लेकिन अगर लीफ के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो तब आपके पास क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा फोटो रिस्पायरेशन और इसके नतीजे में एटीपी नहीं बनेगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूजलेस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजलेस प्रोसेस। अब इसमें होगा क्या? तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये जो रिबुस्को सॉरी राइबुलोज बाइफॉस्फेट है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा इस कंपाउंड की मौजूदगी में और ये एंजाइम है। राइबुलोज, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एंजाइम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेगा तो कार्बोक्सिलेज होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजनेज होगा, या रुबिस्को भी आप इसको बोल सकते हो, एक ही नाम है इसका। तो ये क्या करेगा, आपके पास एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड, और एक और कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा फोस्फोग्लाइकोलेट। ये दो कंपाउंड बनाएंगे, एक होगा फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड और एक होगा फोस्फोग्लाइकोलेट, सही है ना। ये दोनों बाद में जाके टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सही है ना। तो ये देखिए आपको मैं आगे बताता हूँ, ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट है ना, ये बाद में टूटता है और एक सीरीन कंपाउंड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ये तब तक बढ़ता है जब तक ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो जाता और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा नहीं हो जाता। जब ये लेवल ज्यादा हो जाएगा ना तो दोबारा ये जो आपके पास RUBP है, ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और साथ में क्या बनाएगा, वो फिर C6H12 बनाएगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, सही है। तो ये जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जैसे रिस्पायरेशन हो रहा होता है। लेकिन इसके जैसे उसके अंदर भी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क आएगा, याद रखना, पूछा जाएगा कि भाई फोटो रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन में क्या फर्क है। तो दोनों में फर्क ये है कि रिस्पायरेशन के नतीजे में आखिर में एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी। लेकिन ये जो फोटो रिस्पायरेशन है इसके नतीजे में आखिर में एटीपी नहीं बनती। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक यूजलेस प्रोसेस है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है, सही है ना। बाद में जब इसको फोटोसिंथेसिस की जाएगी तब जाके इससे कोई ना कोई चीज है ना प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन इससे पहले कोई भी चीज इससे प्रोड्यूस नहीं होती, सही है। तो ये एक आपके पास प्रोसेस था फोटो रिस्पायरेशन का, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए, शॉर्ट नोट। तो ये बहुत ही आसान है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई। एक कंपाउंड है जिसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो उसके साथ जाके मिलेगा और कंपाउंड बनाएगा। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वेल एंड गुड है भाई, ये अपना जाके 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएगा, जिसके नतीजे में आखिर में जाके फूड वगैरह बन जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन, जैसे गर्मी का दिन होता है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हॉट और ड्राई डेज में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज रहता है। अच्छा, स्टोमेटा क्लोज क्यों रहता है? क्योंकि वाटर को कंजर्व करना होता है ताकि रिस्पायरेशन ना हो। तो इसके नतीजे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अंदर हो रही होती है। अब आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में
C6H12O6 और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बन रहा होता है। अब स्टोमेटा तो क्लोज है तो ऑक्सीजन है ना वो रिलीज नहीं होती। तो स्टोमेटा देखो मैंने क्या बताया कि भाई जब हॉट और ड्राई सीजन होगा ना तो स्टोमेटा क्लोज होगा। क्यों? ताकि वो वाटर को कंजर्व करे। जब वाटर को कंजर्व करने के लिए स्टोमेटा क्लोज किया जाता है तो उसके नतीजे जो फोटोसिंथेसिस बॉडी के अंदर हो रहा होता है इनसाइड द लीफ, उसके नतीजे में ऑक्सीजन का लेवल लीफ के अंदर बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और वो इस हद तक बढ़ता है कि वो पे लड़ने लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कि भाई अब तुम जो ना राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ तुम रिएक्शन नहीं करोगे बल्कि मैं रिएक्शन करूंगा। और जब ये रिएक्शन करता है तो यूजलेस प्रोसेस आता है, उसके नतीजे में कोई फायदा नहीं होता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। यहाँ पर हम इस क्लास को एंड करते हैं और बाकी जितनी भी चीजें ना उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।